कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक है। तो कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो व्हाट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर एंड व्हाट फोर्सेस आर देयर। हम कहते हैं कि कोई भी मेंबर जिसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रही हो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन मेंबर है। और कंप्रेसिव फोर्स जो है वो कंप्रेसिव नेचर होने की वजह से मेंबर्स को स्क्वीज करती है, छोटा करती है एंड टेंड टू शॉर्टनिंग इट्स लेंथ, की लेंथ को छोटा करने की कोशिश करती है। अब अगर मेंबर लंबा है हमारे पास, उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विड्थ, तो उसमें बकलिंग की जो फिनोमेनन है वो प्रोड्यूस होने की कोशिश होती है। वो लोड जो है वो कोशिश करता है कि इसमें बकलिंग हो जाए। और अगर तो मेंबर की जो थिकनेस है वो इसको रजिस्ट नहीं कर पाती, जब लोड उसकी बर्दाश्त या कैपेसिटी से ज़्यादा चले जाता है तो वो बकल होता है। ये होता है बकल लॉन्ग कॉलम के केस में। शॉर्ट कॉलम में के उस केस में क्या होता है, कॉलम हो जाता है क्रश। ठीक है। अब हमारे पास हमने ये कल पढ़ लिया था, आज जो हमने पढ़ना है यहाँ से रेजिडुअल स्ट्रेसेस से। रेजिडुअल स्ट्रेसेस कौन सी स्ट्रेसेस होती हैं? रेजिडुअल स्ट्रेसेस वो वाली स्ट्रेसेस होती हैं जो कि जब कोई मेंबर बनता है, ठीक है, उसकी फैब्रिकेशन के दौरान उसमें जो जो उसके फैब्रिकेशन के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट जो बन जाता है, उसके बाद उसमें कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि उसमें मौजूद रह जाती हैं। ठीक है, आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। उन फोर्सेस को रेजिडुअल फोर्सेस कहते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। वो फैब्रिकेशन के दौरान अनइवन कूलिंग हो गई, ठीक है, कुछ मेंबर जल्दी सूख गए, किसी पे टेम्परेचर ज़्यादा था किसी पार्ट पे, ठीक है, और उस टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्ट्रेसेस आ जाती हैं। इसी तरह बहुत सारी स्ट्रेसेस बहुत सारी वजूहत की बिना पे आ जाती हैं। किसी जगह पे होल पंच कर लिया, ठीक है, उस पंचिंग की वजह से क्या होगा, जिस एरिया पे पंच किया गया उसके सराउंडिंग्स में तो वो टेंसाइल फोर्स आ गई, लेकिन उस सराउंडिंग के जो एरिया ने बाकी एरिया पे कंप्रेशन फोर्स अप्लाई की। कैसे? जब आप देखें किसी भी प्लेट में से आप होल पंच करते हैं तो उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है उस पर कंप्रेसिव फोर्स आती है। ठीक है, और वो कंप्रेसिव फोर्स जो है वो दूसरे पीछे वाले या दूर वाले एरिया पे टेंसाइल फोर्स डालता है। ठीक है जी। So residual stresses are the stresses that remains in the member after it has been formed into a finished product. जब वो फिनिश प्रोडक्ट में चला जाता है तो उसमें कुछ स्ट्रेसेस मौजूद रह जाती हैं एंड दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेंबर इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज स्ट्रेसेस आर कंसिडरेबली हाई एंड इन सम केसेस आर कंपेरेबल टू द यील्ड स्ट्रेसेस। तो यार किसी केसेस में क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो यील्ड स्ट्रेसेस होती है ना, वो उससे हम इनको कंपेयर कर रहे होते हैं। ये उसके मुकाबले में ये इतनी ज़्यादा होती है, मतलब कि यील्ड स्ट्रेसेस का मतलब ये है कि जब लोड आता है तो कोई मैक्सिमम इंटेंसिटी तक मेंबर जो है वो जा सकता है बिफोर फेलियर, उसको यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। तो मतलब इसका ये है कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस किसी मेंबर में इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ लोड, हल्का सा उसके ऊपर लोड डालें तो वो यील्ड स्ट्रेसेस में चला जाएगा, यील्ड अपने बिहेवियर में शो करेगा मेंबर। अब द कॉजेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेसेस, कौन कौन सी वजूहत की बिना पर जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस पैदा होती हैं। रेजिडुअल का मतलब ही अगर मैं आपको वर्डली बताऊं, इसका मतलब लफ्जी मतलब इसका ये है कि रेजिडुअल का मतलब है रह जाना, बाकी रह जाना। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी वजूहत हैं? पहली वजह है कि अनइवन, वजह है कि अनइवन कूलिंग विच occurs after hot rolling of structural shape produces thermal stresses which are permanently stored in the members. Uneven cooling which occurs after the hot rolling of the structural shape, मतलब कि हॉट रोलिंग क्या है कि जब आप स्टील की शीट से मेंबर किसी शेप में बनाते हो, ठीक है, किसी डेफिनेट शेप में मेंबर जब बनता है तो उसमें उसको बनाने के बाद आपने उसकी कूलिंग करनी है। अनइवन क्या मतलब है कि एक जैसी ना होना, एक जैसी कूलिंग ना होने की वजह से उसकी शेप्स में कुछ थर्मल स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं
विच आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द मेंबर, जो कि मेंबर में परमानेंटली रहती हैं। द थिकर पार्ट cool at the end and try to shorten in length. While doing so, they produce compressive stresses in the other parts of the section and tension in them. क्या मतलब है जी इसका? द थिकर पार्ट कूल एट द एंड एंड ट्राई टू शॉर्टन इन लेंथ। थिकर पार्ट जो होता है, थिकर पार्ट मतलब जो मोटा पार्ट है, वो एंड पे कूल होता है, ठीक है, और वो कोशिश करता है कि वो लेंथ में कमी कर दे। While doing so, they produce compressive stresses in the other parts and section of the section and tension in them, ठीक है। Overall magnitude of this tension and compression remains equal due to equilibrium. In I-shaped section, after the hot rolling, the thick junction of the flange of the web cool more slowly than the web of the flange tip. इसका यह मतलब है कि फ्लैंज की जो टिप्स हैं या फ्लैंज का जो एक्सपोज एरिया है वो जल्दी खुश्क हो जाता है एज कम्पेयर टू द जहाँ पे फ्लैंज और वेब मिल रहे होते हैं, जहाँ पे जंक्शन होता है। जंक्शन की निस्बत जो एक्सपोज एरिया या टिप एरिया है वो जल्दी खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। And consequently, compressive residual stresses exist at the flange tip and a mid-depth of the web, the region at cool fastest, while the tensile residual stresses exist in the flange and web at the region where they are joined. इसमें क्या है, कंप्रेसिव फोर्सेस वहाँ पे होती हैं जो कि जो टिप वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, जहाँ पे जो है वो जो जल्दी खुश्क हो जाता है, जल्दी कूल हो जाता है, और जहाँ पे उसकी जॉइनिंग होती है वेब और फ्लैंज की, वो एरिया जो है वो लेट कूल होता है, इसलिए वहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस होती हैं। द कूल बेंडिंग ऑफ द मेंबर बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट produces residual stresses and strains within the members. Similarly, during the fabrication, if some members having extra length is forced to fit between the other members and stresses are produced in the associated member. ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। पंचिंग ऑफ द होल्स एंड कटिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन आल्सो प्रोड्यूस रेजिडुअल स्ट्रेसेस, ठीक है, पंचिंग या कटिंग में भी स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल स्ट्रेसेस। वेल्डिंग आल्सो प्रोड्यूस द स्ट्रेसेस ड्यू टू द अनइवन कूलिंग आफ्टर वेल्डिंग। वेल्डिंग के बाद क्या होता है कि मेंबर हॉट होता है, अब अनइवन कूलिंग की वजह से कुछ एरिया उसका जल्दी ड्राई हो जाता है, कुछ लेट होता है। वेल्डिंग पार्ट will cool at the end, inviting other parts to contact with it. This produce compressive stresses in the parts away from the weld and tensile in the part closer to them. वही वाली बात जो कि फ्लैंज और वेब के केस में हम कर रहे थे कि जो जंक्शन है डेफिनेटली वहाँ पे जॉइंट लगा होता है, तो वो देर से कूल होता है एज कम्पेयर टू वो एरिया एक्सपोज होता है जहाँ पे जॉइंट नहीं होता उसकी निस्बत। अब ये देखें, ये फ्लैंज है ना, अगर आपके पास ये इसकी टिप है, तो ये टिप वाला जो एरिया है वो जल्दी कूल हो जाएगा, और ये जंक्शन जो है इसका जहाँ पे ये वेब और फ्लैंज मिल रहे हैं, ये एरिया लेट जो है वो कूल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी दैट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर, और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस पैदा होंगी वो टेंसाइल होंगी। इसलिए वेल्डिंग के केस में भी अगर हम बात करें तो स्ट्रेसेस ड्यू टू अनइवन कूलिंग की वजह से जो मतलब वेल्डिंग करते हैं जब हम, आफ्टर वेल्डिंग क्या होता है, पार्ट्स विल कूल एट द एंड इनवाइटिंग द अदर पार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट विद इट and the produce compressive stresses in the part away from the weld and tensile stresses in the part closer to the weld. नेक्स्ट आपके पास बेटा आता है सेक्शन यूज फॉर द कॉलम। अब कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि कॉलम के लिए यूज किए जा सकते हैं? उनमें सिंगल एंगल है, डबल एंगल है, टी है, चैनल है, डब्ल्यू सेक्शन है, पाइप स्क्वेयरिंग, ट्यूबिंग है। अब ये कौन से कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जो स्टील
कॉलम हम यूज़ करते हैं ना स्टील स्ट्रक्चर्स में, उसकी बात कर रहे हैं। वो हम एंगल सेक्शन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉक्स सेक्शन भी यूज़ करते हैं, चैनल भी यूज़ करते हैं। मोस्टली आपने चैनल सेक्शन देखा होगा या बिल्टअप सेक्शन देखा होगा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा। अब चैनल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन मैंने इसलिए कहा कि दो चैनल को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो बॉक्स सेक्शन बन जाता है। Different combination of these structural shapes may also be employed for the compression member to get built-up sections as shown in figure 3.5. Built-up sections are better for the columns because their slenderness ratio varied direction may be controlled to get nearly equal to all the direction. This makes the column, अच्छा जिसकी slenderness ratio ज़्यादा होगी वो वो slenderness ratio ज़्यादा का मतलब ये है कि उसकी वो डायरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इट कुड बी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन, ठीक है। This makes the column economical as far as the material cost is concerned, and however, the joining the labor cost is generally higher for the built-up sections. The total cost of these sections may become less for the greater length and the joining of various elements of built-up sections, usually performed by using the lacing. अब built-up section जो हैं वो कैसे ज्वाइन किए जाते हैं? लेसिंग। लेसिंग क्या होती है? लेसिंग एक ऐसा मेंबर है जो कि दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर आप देखें कि ट्रसेज है, अगर ट्रस में सेंटर में एक एक बार दी जाती है जो कि इस ट्रस को और इस ट्रस को मिलाती है, उसको लेसिंग कहते हैं हम। ये डिफरेंट शेप्स हैं। दीज आर द फोर एंगल बॉक्स सेक्शंस, टू इनवर्ड चैनल बॉक्स सेक्शंस एंड द टू आउटवर्ड चैनल बॉक्स सेक्शन। ये देखें ना, इसमें दो चैनल सेक्शन जो है वो बैक टू बैक मिले हुए हैं, इसमें दोनों दो चैनल सेक्शन फेस टू फेस मिले हुए हैं, तो ये बॉक्स सेक्शन दे रहा है। ये एज अ कॉलम यूज कर सकते हैं। इट विल गिव्स मच स्ट्रेंथ देन द सिंगल एंगल कॉलम। उसके बाद डब्ल्यू सेक्शन है, इसी तरह बिल्टअप सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, डब्ल्यू एंड चैनल बिल्टअप सेक्शन है, बिल्टअप और आई सेक्शन। लिमिटिंग स्लैंडरनेस रेशियो। The slenderness ratio in the compression member should preferably be not exceed 200. अब स्लैंडरनेस रेशो क्या होती है? के एल ओवर आर, ठीक है। के एल ओवर आर मतलब कि अफेक्टिव लेंथ ओवर को मल्टीप्लाई करते हैं के फैक्टर के साथ। के फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 होती है। किसी केसेस में, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें इफेक्टिव फैक्टर की वैल्यू जो है ना, के की वैल्यू वो लेस देन 1 होती है, 0.75, 0.85, 0.56 वो आगे आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? के एल ओवर आर। आर जो होता है वो आपके पास मिनिमम आर जो आप लेते हैं वो होता है, मतलब आर एक्स और आर वाई जो लेते हैं ना हम, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन आर। इंस्टेबिलिटी ऑफ द कॉलम। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब कॉलम जो है वो स्टेबल नहीं रहता। तो when the buckling occurs in the column, they say that the column have become unstable. जब बकलिंग आ जाती है तो अनस्टेबल डेफिनेटली। जब बकलिंग होती है तो मेंबर लोड बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होता, वो उसके ऊपर जो भी लोड आ रहा होता है वो उसको बिल्कुल बियर नहीं कर सकता, बेशक वो बहुत कम लोड हो, मतलब उसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। द इंस्टेबिलिटी में बी ड्यू टू द लोकल और ओवरऑल बकलिंग। बकलिंग बेटा दो तरह की है, एक लोकल है एक ओवरऑल है। लोकल बकलिंग वो होती है जिसमें मेंबर जो है वो मेंबर का कुछ पार्ट जो है वो फेल होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कॉलम का कुछ पार्ट जो है वो फेल हो गया, उसको हम लोकल बकलिंग कहेंगे। और ओवरऑल बकलिंग वो होती है जिसमें पूरा मेंबर फेल होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि मेंबर जो है वो उसमें लोकल बकलिंग ना हो। लोकल बकलिंग की वजह से बहुत सारे मेंबर जो है वो अ, अपनी अपना इंटेंडेड फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ड्यूरिंग द लोकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है? द इंडिविजुअल पार्ट्स और द प्लेट एलिमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन बकल विदाउट ओवरऑल बकलिंग of the column. The width over thickness ratio of each part gives the slenderness ratio, that is B over T, which controls the local buckling. Local buckling should never be allowed to occur before the overall buckling, ठीक है। तो लोकल बकलिंग ओवरऑल बकलिंग से कभी भी पहले अलाउ नहीं की जा सकती और ना ही ये होनी चाहिए। कोशिश की जाती है इसकी जो स्लैंडरनेस रेशियो बी ओवर टी है उसको
अच्छा बनाया जाए, मतलब उसकी बी आपके पास है, उसकी विड्थ, और टी आपके पास है थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, विड्थ ऑफ द मेंबर एंड थिकनेस। अब मेंबर दो तरह के हैं, एक स्टिफन्ड है, एक अनस्टिफन्ड है। अनस्टिफन्ड मेंबर वो होता है जिसके जो एजेस हैं वो कहीं से भी जुड़े हुए ना हो, ठीक है। और स्टिफन्ड एलिमेंट वो होता है जिसके जो एजेस हैं दे आर पैरेलल टू द फोर्स एंड दे आर, मतलब जिस तरह वो जुड़े हुए हों, आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं। इज अ प्रोजेक्टिंग पीस विथ वन फ्री एंड edge parallel to the direction of the compressive force and the example in the flange AB। AB फ्लैंज में देखें, ये फोर्स के पैरेलल है, ठीक है। इस तरफ से अगर फोर्स आ रही है तो ये इस फोर्स के पैरेलल है, और दे आर अनस्टिफन्ड एंड ये जुड़े हुए नहीं हैं कहीं से भी। लेकिन इन इसके मुकाबले में अगर आप ये देखें ए सी, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ से इससे जुड़ा है, ये जुड़ा, इसको हम स्टिफन्ड एंड कहते हैं, ठीक है जी। ए सी इज द स्टिफन्ड एलिमेंट। For the unstiffened flange, the of the figure B is equal to the half width of the unstiffened में जो B है वो half width of the flange है, मतलब ये ए बी जो है वो B है इस unstiffened केस में, बी एफ ओवर टू के बराबर है, एंड टी इज इक्वल टू द टी एफ, टी थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बराबर है। एंड द बी एफ ओवर टू टी एफ रेशो इज यूज टू फाइंड द lambda, and the for stiffened web H is the web for the web TW. TW is the thickness of the web and compressive corresponding value of lambda B over T ratio H over TW which controls the web local buckling। तो लोकल बकलिंग से बचने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मेंबर जो है वो उनकी रेशियोज प्रॉपर रखनी पड़ती हैं बी और डी लैम्डा के केस में। और जब हम बात करें बी एफ ओवर टू टी एफ, मतलब उसकी जो फ्लैंज की थिकनेस है या विड्थ है वो भी, उसकी रेशियो भी अच्छी रखनी पड़ती है। ओवरऑल इंस्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी होती है, इंस्टेबिलिटी जिसमें मेंबर जो है वो अपने मेजर या माइनर एक्सिस के गिर्द जो है वो बकल होता है, ठीक है। तो अब बकलिंग जो है वो भी दो तरह की, एक माइनर बकलिंग होती है, माइनर एक्सिस, और एक मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस वो वाले एक्सिस होते हैं जो कि बारीक एक्सिस हैं या वीक एक्सिस हैं। वीक एक्सिस के गिर्द जो होती है बकलिंग उसको हम कहते हैं वो है माइनर बकलिंग, और जो मेजर एक्सिस के गिर्द होती है, ठीक है, या मजबूत एक्सिस या स्ट्रॉन्ग एक्सिस के गिर्द होती है तो उसको हम कहते हैं मेजर। In case of the overall instability, the column buckles as a whole between the supports or the braces about an axis whose corresponding slenderness ratio is bigger as shown in figure। ये आपके सामने दिखाया गया है कि ये माइनर एक्सिस कौन से हैं। जब ये देखें ना, ये अगर आपके पास इसका 3D व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये इसकी टिप है, ये बी इसका एक्सिस है, इसके गिर्द अगर बकलिंग होगी, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको माइनर। अगर ये देखें अब इस डायरेक्शन में ये जो मेजिस का पोर्शन है एच का, ये आई सेक्शन का ये वाला जो पोर्शन है, इसके गिर्द अगर इस तरह, तो बहुत मुश्किल है बकलिंग होनी, तो ये बकलिंग को मेजर एक्सिस बकलिंग कहते हैं। अब इन दोनों में जो थी वो इंटरमीडिएट ब्रेसिंग नहीं थी, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट ब्रेसिंग है। इंटरमीडिएट ब्रेसिंग की वजह से कॉलम इस तरह जो है वो बक्कल होता है, ठीक है। एक साइन वेव बनती है, इसको ऊपर वाले को LX1 कहते हैं, नीचे वाले को LX2 कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बकलिंग है मेजर एक्सिस के गिर्द वो कम से कम की जा सकती है। जिस तरह इसमें अब दी गई है आपको ब्रेसिंग, तो इस मेजर एक्सिस बकलिंग तकरीबन बहुत कम रह गई है एज कम्पेयर टू दिस। सिंगल एंगल सेक्शन में बकल अबाउट देयर वीक एक्सिस डिज़ाइन एड फिगर, डिज़ाइन एड जो मैनुअल है। अब ये क्या होता है, कैलकुलेट द एल ई ओवर आर जी टू चेक द स्लैंडरनेस रेशो। एल ओवर आर मतलब एल ई इसमें है इफेक्टिव लेंथ, आर जी जो है वो वीक एक्सिस है, ठीक है। अब आर जी एंगल सेक्शन के केस में वीक होता है, बाकियों में नहीं होता। यहाँ पे एंगल सेक्शन की बात कर रहा है ना इसलिए।
RGB है। इसके बाद in general all the unsymmetrical sections having non-zero product moment of inertia and IXY have a weak axis different from the Y axis। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी बात सुने, ये आज ये हफ्ता जो है प्रॉब्ली लास्ट वीक है ना, कल हम बात कर रहे थे, तो इसका अब स्टील स्ट्रक्चर का हमारे पास एक लेक्चर कल रह गया है। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक वी हैव अ डिज़ाइन न्यूमेरिकल फॉर दैट, हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लें। अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं कोशिश करूँगा कि उसका न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो थ्योरी और न्यूमेरिकल फार्मूलाज हैं, कल हम वो पढ़ के उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें और अपने इस कोर्स को यहाँ पे ख़त्म कर दें। ठीक है जी। ये जो इसमें कंप्रेशन मेंबर में कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि वो आपको बतानी चाहिए, वो बकलिंग के हवाले से थी। ठीक है, स्लैंडरनेस रेशियो, रेजिडुअल स्ट्रेसेस, तो वो मैंने बता दी हैं। अब हम सपोर्टेड और अनसपोर्टेड लेंथ की बात करेंगे थोड़ा सी इसमें। ठीक है, और बकलिंग किन वजूहत की वजह से होती है वो देखेंगे। और ये के फैक्टर जो के एल ओवर आर में यूज होता है, के फैक्टर उसकी वैल्यू कैसे किसी केसेस में मैंने कहा था कम है, किसी में ज़्यादा है, वो देख के हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और हम फिर वो फार्मूलाज वाले पोर्शन पे जाएंगे जहाँ पे इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है और न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा है, तो कल हम इंशाल्लाह वो कर सकेंगे। कल हम लेक्चर ज़रा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे और एंड तक चलेंगे ताकि कंप्लीट हो जाए। अब आपने क्या करना है, आपके एंड पे जो काम है कि एक तो कंप्रेशन मेंबर है ये वाला चैप्टर, एक ट्रसिस का चैप्टर है, ट्रसिस के न्यूमेरिकल्स मैंने अलग जो स्लाइड्स दी हैं, फिर और कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन की, वो है। ठीक है, और हम थोड़ा सा जो पोर्शन है वो हम फर्स्ट चैप्टर का भी ऐड करेंगे इसमें, थ्योरेटिकल पोर्शन स्टील स्ट्रक्चर का फाइनल के लिए, क्योंकि इतना ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ज़्यादा पढ़ा नहीं गया। हम थोड़ा सा वो ऐड करने के बाद फिर हम उसका जो पेपर वो बच्चे को करना है। पेपर जो है वो बच्चों से उनसे पूछते हैं कि कुछ पेपर क्या कम होंगे और कैसे होंगे। पेपर की अभी कोई क्लियर कट डिस्कशन नहीं है, एच की कोई मीटिंग नहीं हुई इस बारे में। पेपर जो है ना वो उम्मीद है कि आप जब ईद के बाद आएंगे यूनिवर्सिटी तो ही होंगे, पहले नहीं होंगे। तो आपने इन छुट्टियों में क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है, आपस में डिस्कस करें जिस तरह आप मीट रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं दोबारा, या आप जो है वो एक दूसरे को वीडियो कॉल करके तो ये समझ सकते हैं, या मिल तो ही सकते हैं, दूर दूर बैठे हैं लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी सर। ठीक है। गुड। चले अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अनस्पॉटेड लेंथ वो वाली लेंथ होती है जो कि दोनों ब्रेसिस के दरमियान होती है। मतलब जिस तरह अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, जैसे हमने ये देखा है ये वाला, ये अब ब्रेसिस सेंटर में लगी है ना, तो यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है ना बेसिकली, इसको हम कहते हैं ये अनस्पॉटेड लेंथ है। ये एल यू एक्स भी होती है और एल यू वाई भी होती है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में ये होती है। जो एक्स डायरेक्शन में होती है उसको हम एल यू एक्स कहते हैं, जो वाई में होती है उनको हम एल यू वाई कहते हैं। बेसिकली ये दो ब्रेसेस के दरमियान होती है, इसको हम अनस्पॉटेड। डिफरेंट वैल्यू ऑफ अनस्पॉटेड लेंथ में एग्जिस्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन एंड मस्ट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग स्लैंडनेस रेशियोज। अफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, अफेक्टिव लेंथ जो है हमने बताया कि लेंथ ऑफ द कॉलम कोरस्पॉन्डिंग टू द वन हाफ साइन वेव ऑफ द बकल्ड शेप and the length between the two consecutive inflection points of the sport after buckling is called the effective length। ये effective length होती है बेटा, ये वाली जो है हाफ साइन वेव इसको हम कहते हैं, और ये ट्रेसिंग सेंटर में दी हुई है, इसको हम ये बकल्ड शेप जो होती है एल ई, इफेक्टिव लेंथ एल ई से कहा करते हैं इसको। अब बकलिंग ऑफ द कॉलम, buckling is the sudden lateral bending produced
by the axial load due to the initial imperfection. बकलिंग क्या होती है जी? लेटरल लोड की वजह से, एक्सियल लोड की वजह से लेटरल डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है ना। जब हम एक्सियल लोड लगाते हैं तो लेटरल डिफ्लेक्शन होती है ड्यू टू द imperfection और द स्ट्रेटनेस, आउट ऑफ स्ट्रेटनेस, ठीक है। इनिशियल कर्वेचर और द बेंडिंग प्रोडक्ट्स बाय द simultaneously bending movement, chances of buckling are directly related with the slenderness ratio. स्लेंडरनेस रेशो वही है कि कितनी रेशो के एल ओवर आर की है। के क्या है आपके पास, वो के फैक्टर है, एक एल जो है आपके पास वो लेंथ है, और आर जो है आपके पास वो रेडियस ऑफ जनरेशन। तो इनकी जो रेशो है अगर वो ज़्यादा होगी तो मेंबर स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। अगर ये कम होगी तो मेंबर में बकलिंग के चांसेस ज़्यादा है। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बकलिंग को। अफेक्टिव लेंथ फैक्टर, के फैक्टर जो है, विच डिपेंड्स द एंड कंडीशन ऑफ द बॉल। अब ये मैंने कहा था ना, इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो कि वैसे तो 1 से कम होती हैं। तो जो कम होती हैं वो क्यों होती हैं? वो इनके लेंथ फैक्टर की वजह से होती है। तो हम आगे फिगर्स में बताता हूँ मैं आपको क्या एंड कंडीशन होती है ना, जैसे 2 एंड फिक्स, 1 एंड फिक्स, अदर इज फ्री, both and hinge, both and fix. तो ये एंड कंडीशन है। Unbraced length of the column LU, which may be unbraced length in the strong direction or unbraced in the weak direction, whichever gives the more answer of KLU over R. Radius of gyration R, which may be Rx, Ry, strong and weak direction, or the uniaxially, the biaxially. Symmetrical cross sections and least gyration for the unsymmetrical cross section like angle section. तो ये तीन जो हैं वो बेटा फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिन पे अफेक्ट करती है स्टील कॉलम की बकलिंग। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की जरूरत में पूछा जाए कि जो स्टील की कॉलम की बकलिंग है वो किन चीज़ों पे अफेक्ट करती है, यहाँ पे आपको हम ब्रेसलेट के बारे में पूछा जाए। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाने का जो मकसद है कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको स्टील स्ट्रक्चर के मतलब होने चाहिए, और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो आगे हम चीज़ें पढ़ते हैं वो उनमें भी यूज होता है। अब स्टील बकलिंग के में ये तीन ही चीज़ें याद रखनी है। ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं वो हैं तो क्रिटिकल स्लेंडरनेस को फाइंड करने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, अभी इसको नहीं हम देखते, भी देखने का फ़ायदा नहीं है। अब इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के, द फैक्टर गिव्स द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाफ साइन वेव ऑफ द डिफ्लेक्टेड शेप आफ्टर द बकलिंग ऑफ द फुल अनस्पॉटेड लेंथ फॉर द कॉलम। इन वर्ड्स इट इज, दूसरे शब्दों में इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द effective length or LU, unspotted length. It is the ratio of the effective length to the unspotted length of the column. Greater the K values, effective length and the slenderness ratio, and the smaller is the buckling load. जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी बकलिंग जो है वो कम होगी। द के वैल्यू इन केस ऑफ नो साइड वे, नो साइड वे होता है वो कॉलम होता है या वो फ्रेम होता है जिसपे लेटरल लोड ना लग रहा हो, उसमें साइड्स पे या स्वे प्रोड्यूस ना हो रहा, उसको हम कहते हैं कि नो साइड वे कॉलम। उस नो साइड वे केस में क्या होता है कि इसकी वैल्यू 0.5 से 1 के दरमियान, whereas in case of appreciable side way it is always greater than 1 और equal to 1 साइड्स वे की सूरत में। अब साइड्स वे क्या होता है वो हम बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। साइड्स वे के जब कॉलम जो है ये इसके एंड फिक्स रहे लेकिन वो अपनी ये वाली पोजीशन जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए ड्यू टू लेटरल लोड, साइड से लोड जो आ रहे हैं उसकी वजह से। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई बात साइड्स वे स्वे एनालिसिस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब फ्रे हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ रहे थे उसमें स्वे एनालिसिस किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। Any appreciable lateral or the sideward movement of the top of the vertical column relative to its bottom, तो bottom के लिहाज से टॉप पोर्शन जो है उसको वो मूव कर जाए, उसको हम स्वे कहते हैं, साइड्स वे कहते हैं या लेटरल ड्रिफ्ट कहते हैं। इन साइड्स वे इट इज पॉसिबल के वैल्यू इंक्रीज by a greater degree and the column buckles at a lesser load. साइड वे इन अ फ्रेम टेक प्लेस ड्यू टू, अब किन वजह से साइड वे होती है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द डिफरेंट कॉलम्स आर अनइक्वल व्हेन लेंथ, जिस तरह अब ये है पहली केस, इसमें क्या होता है कि लेंथ जो है वो डिफरेंट है। सेक्शंस ऑफ द कॉलम हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज का ये मतलब है कि अगर किसी का एरिया ज़्यादा है किसी का कम है, उसमें भी साइड वे हो सकती है। अनसिमेट्रिकल लोड आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर लोड नहीं आ रहे। लेटरल लोड अफेक्ट कर रहा है, जिस तरह ये डी केस में लेटरल लोड अफेक्ट कर रहा है। सी में अनसिमेट्रिकल लग रहा है, इसमें क्या है, मेंबर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसकी आई है, उसकी 2 आई है। साइड वे में भी प्रिवेंटेड, अब ये वो चीज़ें हैं जिससे बचा जा, साइड वे को बचाया जा सकता है। प्रोवाइडिंग शेयर वाल और पार्टीशन वाल, अगर शेयर वाल प्रोवाइड कर दी जाए, शेयर वाल कौन सी होती है, जो कि स्टील की, दूसरी कंक्रीट की दीवार होती है जिसमें, और फिक्सिंग द टॉप फ्रेम विद एडजॉइनिंग रिजिड स्ट्रक्चर्स, उसके एंड्स को फिक्स कर दें आप। द प्रोविजन ऑफ प्रॉपरली डिजाइन लिफ्ट वेल और द शेयर वॉल इन द बिल्डिंग which may act like the backbone of the structure reducing the lateral deflection। शेयर वॉल प्रोवाइड करने से क्या होता है कि मैक्सिमम लोड जो है शेयर वॉल ले लेती है, और जो है वो मेंबर स्ट्रेंथन हो जाता है, और वो लेटरल डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हो सकती ट्रांसवर्स लोड की वजह से। प्रोविजन ऑफ द लेटरल ब्रेसिंग, या ब्रेसिंग दे दें आप उसमें, ठीक है, डायगोनल ब्रेसिंग भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। नेक्स्ट होता है डेफिनेशन है एक अनब्रेस्ड फ्रेम इज द फ्रेम इन विच द रेजिस्टेंस और द लेटरल लोड इज प्रोवाइडेड by the bending resistance of its member and their connection without additional pressure। दोबारा पढ़ता हूँ। It is a frame in which the resistance to the lateral load is provided, जिसमें resistance against lateral load provide की जाती है by the bending resistance की वजह से, and its member and their connection without additional bracing। मतलब उसमें एडिशनल ब्रेसिंग के बगैर ही बेंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो उसके खिलाफ जो है वो लेटर रेजिस्टेंस के खिलाफ मजामत पेश की। नेक्स्ट इज द के फैक्टर फॉर द कॉलम हैविंग वेल डिफाइंड एंड कंडीशंस। यहाँ पे देखें, ये फिगर कोड से देखें कि ये जो दोनों तरफ लोड लग रहा है, तो इसमें एल जो है बराबर एल ई के है, ये बराबर 1 है, प्रैक्टिकल भी 1 है। ये वाला जो है वो एक आइडियल केस है। अब इसमें दोनों में इन्फ्लेक्शन पॉइंट दे दिए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इस केस में के की वैल्यू 0.5 है, और प्रैक्टिकल केस में 0.65 है। थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल। इस केस में बेटा ये वैल्यूज हैं, इस केस में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। ये जो भी केस होगा उसको देख के वैल्यू बताएंगे। आगे के फैक्टर फ्रेम ऑफ द पार्शियली स्ट्रेन कॉलम, इट इज द रेशो ऑफ दी, इसको हम ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि इट इज द रेशो ऑफ द relative flexural stiffness of the column to the relative flexural stiffness of the beam। ये डेफिनेशन है जी, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं। इट इज द रेशो बिटवीन द relative flexural stiffness of the column, ठीक है, टू दी relative stiffness of the, अब relative stiffness क्या है, ई आई ओवर एल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जी की वैल्यू, ये आगे मैनुअल से देखेंगे, जी की वैल्यू कुछ हद जी ए जी बी की वैल्यू दोनों को हम कंसाइड करते हैं, तो एक लाइन बनाते हैं। इस जिस लाइन पे ये मिल रही होती है वो के की वैल्यू हम यूज करते हैं। बस यहाँ तक ही पढ़ना है, आगे ये क्रॉस किए हुए हैं ये नहीं पढ़ने हैं, तो यहाँ तक आपने इसको करना है, फिगर 3.14 तक। और ये सेक्शन बन रहा है 3.7.3, इसको आप निशान लगा लें या लिख लें, तो यहाँ तक थ्योरेटिकल पोर्शन आपने करना। कल भी है न्यूमेरिकल इंशाल्लाह, तो इसको फिर हम यहाँ पे अपना कोर्स खत्म करते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन?